नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। राजस्थान में मैं बहुत दिन गुजारने के बाद लखनऊ आया हूँ और राजस्थान का चुनाव बहुत फँसा हुआ चुनाव था। मैंने वहाँ पे कई जिलों के सीनियर सीनियर जर्नलिस्ट से बात करी, फिर जयपुर में बहुत सीनियर पत्रकार जो 25-30 सालों से लगातार कवर करते रहते हैं राजस्थान की राजनीति, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि चुनाव वास्तव में इतना फँस गया है कि 25 साल की पत्रकारिता में उन्होंने देखा नहीं। कई सीटों पर मैं गया, निर्दलीय और बागी लोग किसका खेल बिगाड़ दें कुछ कहा नहीं जा सकता। सचिन पायलट और गुर्जर समाज को लेकर एक चर्चा का विषय बात थी और सचिन पायलट को सिर्फ गुर्जर का नेता मानना यह भी कहीं ना कहीं उनके प्रति अन्याय होगा, क्योंकि सचिन पायलट और भी जगह लोकप्रिय हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दूरियां बड़े बड़े चैनल दिखाते रहे, लेकिन वसुंधरा राजे और मोदी की क्या दूरियां हैं इसकी चर्चा ज्यादा आमतौर पर नेशनल मीडिया में नहीं हुई। अशोक गहलोत एक ऐसे केंद्र में आकर राजनीति में चर्चा का विषय बने जिसकी किसी ने कल्पना नहीं करी थी। मोदी बनाम गहलोत राजस्थान में चुनाव हो गया। मुझे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती थी या नहीं चाहती थी। क्या है राजस्थान की राजनीति, ये मैं तो खुद समझ के आया जितना समझ के आया, लेकिन मुझे लगा मैं उससे भी ज्यादा अगर समझना है तो एक देश में एक ही शख्स हैं जिनसे मैं बात करूं, जिनका अध्ययन इतना है राजनीति पे और सामाजिक विषय पे। उन्होंने 15-16 किताबें लिखी हैं। समझ गए होंगे आप, मैं अभय दुबे जी की बात कर रहा हूँ, तो सीधे चलता हूँ अभय दुबे जी के पास। उनका रिसर्च विंग बड़ा मजबूत है, बहुत धरातल पे वो बात करते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं राजस्थान जब घूम के आया जितना समझ के आया, लेकिन मुझे लगा कि आपसे बात करूंगा तो कुछ और ज्यादा समझ पाऊंगा राजस्थान को। राजस्थान चुनाव में मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो सचिन पायलट गुर्जर वाली सामने आई, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा खेमा ये बात को प्रचारित कर रहा कि गुर्जर बीजेपी में चले गए, नाराज हैं वो, और वो इसी हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर गुर्जर गए होंगे नाराजगी की वजह से, जितना नुकसान कांग्रेस को हुआ होगा उतना नुकसान की भरपाई ओल्ड पेंशन योजना ने भी करी है, बहुत बड़े लेवल पे करी है। तो क्या ये सचिन पायलट के परिप्रेक्ष्य में, पहला सवाल मेरा आपसे, क्या देखते हैं इस नाराजगी को राजनीति के चुनाव में, वोट के पड़ने के चुनाव में, किस संदर्भ में आप देखते हैं? देखिए, पहले ही बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मीडिया में बहुत चल रहा है कि राजस्थान में बम्पर वोट पड़े और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, इस प्रकार की बात कही जा रही है कि अगर वोट पिछली बार 74% पड़े थे, अगर 74% से इस बार ज्यादा पड़े पड़े वोट, तो पहले ही वोट डालने से पहले ही ये बात कही जाने लगी थी कि अगर 74% से ज्यादा वोट पड़ेंगे तो भाजपा को फायदा होगा, 74% से कम वोट पड़ेंगे तो कांग्रेस को फायदा होगा। राजस्थान में भी कुछ लोग इस बात को कह रहे थे, जब मेरी उनसे बातचीत होती थी तो वो भी इस बात को कह रहे थे। दरअसल ये बात जो है वो थोड़ा पुराने रिकॉर्ड को लेकर ये भ्रम फैला है। पहले इस भ्रम को साफ कर दिया जाना चाहिए। देखिए, 2000 ये पिछला चुनाव 2018 का था, उससे पहले 2013 का चुनाव था, उससे पहले 2008 का चुनाव था। 2008 में 66.25 वोट पड़े थे, यानी सवा 66% वोट पड़े थे और उसमें कांग्रेस जीती थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद में 5 साल बाद जब चुनाव हुए, तब वोट एकदम 8.25% बढ़ गया, यानी 75% पे वोट पहुंच गया। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। ये राजस्थान के इतिहास में नहीं, भारत के अन्य चुनावों के इतिहास में भी एक असाधारण उछाल थी। तो ये जो बम्पर उछाल हुआ, वो बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी वाला वोट था और उसने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस की सीटें घटकर 30 के आसपास आ गई। अच्छा, इस बार वोट कितना बढ़ा है आप देखिए। इस बार 0.9% वोट बढ़ा है। आप इससे अंदाज लगाइए कि वोट में ना के बराबर वृद्धि हुई है। और इस ना के बराबर वृद्धि का ये अंदाज लगाना कि ये भाजपा के पक्ष में जाएगा, ये एक बौद्धिक जल्दबाजी है। ये वही लोग अंदाजा लगाते हैं जो भाजपा के पक्ष में सोचने के आदी हो चुके हैं। पहली बात तो मैं ये सफाई चाहता था कि ये वोट में ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जिससे आप मान लें कि भाजपा का पलड़ा बहुत झुका हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी जाएगी और कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। मैं तो केवल समीक्षात्मक जो परिप्रेक्ष्य है उसको स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, भाजपा का ये दावा है कि इस बार गुर्जरों के क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पिछली बार भाजपा ने जितने गुर्जर खड़े किए थे सब चुनाव हार गए। कांग्रेस ने शायद 12 गुर्जर उम्मीदवारों को टिकट दिया था, उसमें 7 जीते थे। तो कांग्रेस
गुर्जर मतदाताओं में ये बात थी कि भाई हमारे नेता सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने एक तरफा कांग्रेस को बड़े पैमाने पर वोट दिया। इस बार सही है, ये बात सही है कि गुर्जरों में इस बात को लेकर नाराजगी है। 5 साल तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में एक छापामारी युद्ध चलता रहा। दोनों एक दूसरे को अंडरकट करने की कोशिश करते रहे। वो सारी कहानी हमें पता है कि सारी कहानी रिकॉर्ड पे है, कोई बात छिपी हुई नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि चुनाव से कुछ पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रयासों से, राहुल गांधी के प्रयासों से इन दोनों नेताओं से कहा गया कि अपनी-अपनी म्यानें आप तलवार में डाल लीजिए। अगर आपका मनभेद है तो बना रहे, लेकिन आप कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे और आप मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा उन लोगों ने किया भी। आप सचिन पायलट के कोई भी वक्तव्य देख लीजिए, आप अशोक गहलोत के कोई भी वक्तव्य देख लीजिए, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं कहते। तो उन्होंने एक हद तक इस खाई को पाटने की कोशिश की। जाहिर है ऐसी खाइयां जो पड़ चुकी थी पूरी तरह नहीं पड़ती, और वो नाराजगी गुर्जर मतदाताओं में भी है। अब सवाल यह है कि इससे एक दुविधा पैदा होती है बहुत बड़ी। भाजपा इस दुविधा को अपने पक्ष में दिखाना चाहती है मीडिया के प्रचार के जरिए, जो कि गलत है। देखिए, वो दुविधा ये है, गुर्जर मतदाता ये सोच रहा है कि अगर सचिन पायलट के उम्मीदवार, यानी सचिन पायलट के लोगों को भी तो टिकट मिला है ना, अगर सचिन पायलट के जो उम्मीदवार हैं वो अगर सारे हार गए तो सचिन पायलट का कांग्रेस में भविष्य समाप्त हो जाएगा। और कांग्रेस के सारे उम्मीदवारों को उन्होंने पहले की तरह जिता दिया तो अशोक गहलोत फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो सचिन पायलट का जो कैरियर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर 10 साल पिछड़ जाएगा। यानी 5 साल तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और फिर कहीं भाजपा आ गई तो 5 साल और हो गया, तब कहीं सचिन पायलट का नंबर आएगा। तो गुर्जर वोटरों में इस प्रकार की दुविधा है। गुर्जर वोटरों में ने एक तरीका निकाला है, मुझे लगता है, इस प्रकार की दुविधा से परे जाने का। उन्होंने सचिन पायलट के समर्थन वाले जो उम्मीदवार हैं उनको जम के इस बार गुर्जरों का वोट मिला है। तो वो सारा का सारा फायदा जो है वो कांग्रेस को मिला है। लेकिन जो लोग गुर्जरों ने उन लोगों को कांग्रेस के वोट नहीं दिया जो कि सचिन पायलट से सीधे जुड़े हुए उम्मीदवार नहीं है, या ऐसे 2-3 लोग जो पहले सचिन के खेमे में हुआ करते थे लेकिन बाद में फिर वो अशोक गहलोत के खेमे में चले गए, उनको भी शायद उन्होंने वोट नहीं दिया है। ऐसा दूर से बैठकर देखने पर यह समझ में आता है कि गुर्जरों ने ये तरकीब निकाली है। इसलिए भाजपा का ये कहना कि हमें एक तरफा गुर्जर वोट मिला है या गुर्जरों के क्षेत्र में हमें बड़ा भारी समर्थन मिला है, ये बढ़ा चढ़ा के बात को कहना है। कांग्रेस को भी गुर्जरों के वोट मिले होंगे जरूर, और कांग्रेस और भाजपा को भी गुर्जरों के कुछ वोट गए हैं। अब इसी तरह अब आप आइए जाटों के ऊपर। एक दूसरा बड़ा समुदाय जाटों का है। जाट समुदाय भी पहले के तरीके से नहीं है, उसके अंदर भी बंटवारा दिखाई पड़ता है। और एक तरह से देखा जाए तो जाट समुदाय के ऊपर 3 तरह के दबाव हैं। एक तो कांग्रेस है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी है, और तीसरे हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, जिन्होंने आजाद समाज पार्टी के साथ समझौता कर रखा है, और अपने क्षेत्रों में वो भी काफी प्रभावशाली है। अपना चुनाव तो हमेशा वो जीतते ही हैं, तो प्रभावशाली हैं। तो जाटों का वोट भी इस बार पहले की तरह एक तरफा किसी एक पक्ष को न मिलकर बिखरा हुआ मिलेगा। ये स्थिति बताती है कि राजस्थान का चुनाव बुरी तरीके से फंसा हुआ है। कोई एक पार्टी अगर ये कहे कि उसे एक तरफा वोट मिल रहा है और उसे 125, 150, 130 सीटें मिल रही हैं, तो ये गलतफहमी है। इसीलिए चाहे अशोक गहलोत हो चाहे वसुंधरा राजे हो, दोनों ये कह रहे हैं कि एक अंडर करंट है। भाई अगर ओवर करंट किसी को क्यों नहीं दिख रहा है, जब इतने बड़े बड़े नेता ये दावा तक कर पाने की, जो खुद चुनाव की केंद्रीय हस्तियां हैं, ये दावा तक नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे पक्ष में हवा है, तब इससे समझ सकते हैं कि चुनाव वास्तव में कितना ज्यादा फंसा हुआ है। जहां तक वसुंधरा राजे के सवाल है, आपने ठीक कहा, मीडिया ने मोदी और वसुंधरा राजे की बीच में जो तथाकथित मुस्कुराहट वाली और इशारेबाजी वाली जो एकता सामने आई, उस एकता को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया, लेकिन दोनों के बीच में जो रिफ्ट है उसका महत्व नहीं दिया। मैं तो ये मानता हूं कि वसुंधरा राजे का भी फोकस 35 उम्मीदवारों के आसपास है जो सीधे सीधे उनसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बाकी सब उम्मीदवारों को वो गंभीरता पूर्वक नहीं ले रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीती तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। एक तरह से वो चाहती वही है जो एक जमाने में अशोक गहलोत चाहा करते थे कि हमारे लोग जीते हैं तो केवल इतने जीते हैं कि अशोक गहलोत के अलावा आला कमान के पास किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का चारा ना हो। वसुंधरा राजे भी ये चाहती हैं कि अगर भाजपा जीते तो केवल उतने ही जीते। तो ये जो कला है केवल राजस्थान के पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं को आती है कि जीत भी हो तो इतनी हो कि आला कमान अपने मन का आदमी ना बैठा पाए। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही कही अभय जी आपने। मैं पुष्कर में गया, अजमेर में गया, भीलवाड़ा में गया और अलग अलग जगह घूमा, जयपुर में गया।
हर व्यक्ति ने मुझसे ये कहा, जो भी थोड़ा बहुत राजनीति का ज्ञान रखता था उसने मुझसे कहा कि वसुंधरा और गहलोत दोनों नहीं चाहते कि बहुमत इतना आए कि दिल्ली का नेतृत्व थोप दे कोई हमारे ऊपर। 120 130 आ गया तो दिल्ली तय करेगा मुख्यमंत्री कौन है, और मामला 100 पे 95 पे अटकेगा तो कमान चाहे गहलोत के हाथ में रहेगी या वसुंधरा के हाथ में रहेगी। और लोगों ने यह भी कहा कि कम से कम 1.5 दर्जन 1 दर्जन निर्दलीय या बागी को गहलोत का समर्थन, इनडायरेक्ट वे में चुपे चोरी छुपे, और इतने ही निर्दलीय और बागी को वसुंधरा का समर्थन। यही कारण है कि निर्दलीय और बागी बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। नहीं, आप जयवर्धन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय जी, मैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जहां तक मेरी खबर है, वसुंधरा के पास भी अपने निर्दलीय है हाँ और है अशोक बिल्कुल गहलोत के पास भी अपने निर्दलीय हैं। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं, दोनों एकदम के सही कह रहे हैं। निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं और उन हाँ निर्दलियों में कुछ जीतेंगे। अन्य का जो कैटेगरी है, हाँ हो सकती है इस बार थोड़ी सी बड़ी रहे। हालांकि जो यशवंत देशमुख हैं, सी वोटर वाले, तो उनकी बातें भी बड़ी दिलचस्प, कभी कभी उसमें काफी मायने भी होते हैं। तो वो उनका कहना यह है कि अन्न की श्रेणी इस बार छोटी रहेगी, न्यूनतम रहेगी। लेकिन जो राजस्थान में नजारा है, मुझे लगता है कि अन्य इस बार काफी रहेंगे, क्योंकि भाजपा की तरफ से भी, वसुंधरा राजे की तरफ से भी अन्य लड़ाए जा रहे हैं, गहलोत की तरफ से अन्य लड़ाए जा रहे हैं, और तीसरे अन्य भी हैं, हनुमान साहब बेनीवाल, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण, ये अन्य भी हैं। तो अन्य वहां पर काफी हैं। देखिए अन्य लोग क्या खेल खिलाते हैं। अभय जी, मुझे तो मानना यह है, जितना मैंने ग्राउंड पे जाके देखा, अन्न की संख्या कम भले रहे, लेकिन अन्न खेल किसी का भी बिगाड़ सकते हैं। पुष्कर हाँ। में एक अन्न लड़ रहा है, वो बहुत क्रांति कर रहा है। दरगाह हम्म। शरीफ के सामने मैंने जितने लोगों से बात करी, वो बीजेपी का एक बागी लड़ गया है अन्य से, वो बहुत वोट काट रहा है। तो संख्या भले कम हो, लेकिन वो जो वोट काटेंगे, मैं केंद्रीय मंत्री रहे राजवर्धन जी की सीट पे गया, वहां पे एक अन्य आशुतोष बहुत अच्छा लड़ रहा है। तो ये भले वो जीतने में कम हो पाए संख्या उनकी, लेकिन वो वोट किसी का भी काट सकते हैं। तो क्या लग रहा है कि कई कई अच्छा, मैं दूसरी बात अभय जी, जो ये सांसद और जो मंत्री उतारे गए थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश की तरह कई सांसदों का भविष्य भी यहाँ भी फंस गया मामला। आपके हो पास है कुछ? सकता, हालत खस्ता है उनकी, आप ठीक कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रयोग है, ये छत्तीसगढ़ में भी नाकाम है और मध्य प्रदेश में भी नाकाम है। अब लगता है कि राजस्थान में भी नाकाम होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो भाजपा हारी हुई लड़ाई लड़ रही थी। आला कमान को ये उम्मीद थी कि वो राजस्थान का चुनाव जीत सकता है। आला कमान को ये उम्मीद थी कि राजस्थान का चुनाव वो जीत सकता है, इसलिए आला कमान ने वहां ज्यादा जोर लगाया। और आला कमान का जो समर्थक मीडिया है, उसने भी सुर से सुर मिलाया उसके साथ में। लेकिन यहाँ भी जो ऊपर से लोग, जो पैराट्रूपर्स थे, जो ऊपर से उतारे गए थे, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वो अपने क्षेत्रों में ही फंसे हुए हैं। एक चीज और बड़ी मजेदार सी नजर आई कि सबके केंद्र में अशोक गहलोत थे। मोदी का निशाना अशोक गहलोत के, कांग्रेस के अंदर अंदरूनी राजनीति पे मतभेद में अशोक गहलोत। तो क्या लगता है आपको, अशोक गहलोत एक प्रधान भूमिका में नजर आए हैं इन चुनावों में? देखिए, अशोक गहलोत ने अपनी शख्सियत में पिछले 2-3 साल के अंदर एक असाधारण परिवर्तन किया है। इससे पहले सब मुख्यमंत्री इस तरह के लोग होते हैं, वो भी थे। और आप देखिए, पिछले 2 साल में ही उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के बारे में सोचा गया, उनके नाम को गंभीरतापूर्वक प्रस्तावित किया गया। यानी उनके शख्सियत में कुछ एक ऐसी, जब से उन्होंने गुजरात में चुनाव की इंचार्जी की है, जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उसके बाद से उनकी शख्सियत में एक परिवर्तन आया है। और यहाँ पर राजस्थान में उन्होंने नरेश अरोड़ा, जो डिजाइन बॉक्स वाले हैं, उनके जरिए उन्होंने बहुत ही अच्छे किस्म की एक ऐसी योजना बनाई। मैं कहता हूँ करीब 1.5-2 साल से वो योजनाबद्ध तरीके से अपने जो एक 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको पलटने के लिए या बंद करने के लिए वो एक तरह का उद्यम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरह की। ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करता। आपको याद होगा वसुंधरा राजे ने 2018 में क्या किया था, किसी को याद भी नहीं है कि उन्होंने 2018 में क्या किया था। अशोक गहलोत चुनाव जीते या चुनाव हारे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है, वो हमेशा लोगों को याद रहेगा। देखिए उन्होंने क्या किया है, उनकी सबसे बड़ी होशियारी क्या है, सबसे बड़ी जो मैं कहता हूँ कुशलता ये है कि उन्होंने अपनी योजनाओं को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो किसी एक खास आबादी के हिस्से को टारगेट करने की बजाय वो पूरे राजस्थान में सभी लोगों को टारगेट करती है। जैसे चिरंजीवी योजना है, तो वो अमीर और गरीब सबको वो टारगेट करती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों को विशेष रूप से उन्होंने टारगेट किया है ओल्ड पेंशन स्कीम के जरिए।
ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा आकर्षण है। तो सारे देश में इस पैमाने पर हड़ताल होने वाली है और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे अंततः मुझे पक्का यकीन है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ेगा और कुछ इशारा इस तरह का देना पड़ेगा कि वो लोग भी ओल्ड पेंशन स्कीम या उससे मिलती जुलती कोई स्कीम जो है वो लाने के लिए जा रहे हैं। अगर वो नहीं लाएंगे तो 2024 तक ये मुद्दा बहुत बड़ा बन जाएगा और इससे मोदी को लोकसभा के चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि और ये राजस्थान में जो किया गया है तो उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। देखिए, सरकारी कर्मचारी एक बार आपके पक्ष में आ जाएं तो आप समझिए 20-25% लड़ाई तो आप वैसे ही जीत लेते हैं। तो एक तो स्त्रियों को उन्होंने टारगेट किया है, स्त्री वोटरों को टारगेट किया है। दूसरे, स्वास्थ्य योजनाओं के जरिए पूरी आबादी को उन्होंने स्पर्श देने की कोशिश की है। युवाओं को उन्होंने टारगेट किया है अपनी योजनाओं के जरिए और सरकारी कर्मचारियों को टारगेट किया है। तो इस तरह करके उन्होंने एक ऐसी पेशबंदी की है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस पेशबंदी के जरिए एक बहुत बड़ा दांव खेला है कि वो राजस्थान के रिवाज को, ताकि राजस्थान के रिवाज को वो बदल सकें। इसमें हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। अभय जी, मैं जयपुर के कुछ केंद्रों पे घूम रहा था तो मुझे बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे मिले जिनके वोट नाम कटे हुए थे। फिर एक पत्रकार ने कमेंट किया, वो बड़ा अद्भुत था। उसने कहा कि कई जगह जहां भाजपा के बहुत गहरे बड़े बूथ हैं, वहां बिना किसी के कहे सरकारी कर्मचारियों ने खेल कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि अगर सरकार बदल गई तो हमारी पेंशन, ओल्ड पेंशन गई। तो जितना मैं शुरुआत में कह रहा था कि गुर्जर वोटर को नुकसान हुआ है, तो उतना मुझे लग रहा है कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम वाला जो फायदा है वो उस नुकसान की कहीं भरपाई कर सकता है। आपको लगता है क्या है? देखने की बात यह है संजय जी कि पिछला 2018 के चुनाव में गुर्जर वोट जरूर कांग्रेस को एक तरफा मिला था, लेकिन तब इस प्रकार की योजनाएं कहां थी? कोई योजना भाई, तब तो वसुंधरा राजे की हुकूमत के खिलाफ जो नाराजगी थी वो उसकी वजह से कांग्रेस को वोट मिला था। हाँ। तो वो वोटिंग पैटर्न अलग तरह का था। इस बार वोटिंग पैटर्न अलग तरह का पैटर्न होगा। ये गुर्जर वोट एक तरफा मिला था, भले इस बार नहीं मिला, बहुत से वोट मिल रहे हैं कांग्रेस को और दूसरे कई वोट मिल रहे हैं, कई वोट कांग्रेस के खाते से जा भी रहे हैं। हाँ। ये भी बात है। लेकिन एक वोट और है अभय जी जो मैंने महसूस किया, वो है नौजवानों का वोट जी। और वो नौजवानों का वोट मुझे बहुत बड़ी संख्या में, वो मुझे शायद कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। कई नौजवानों से मैंने बात करी। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, नौजवानों का रुझान क्यों कांग्रेस में। दूसरी बात, महिलाओं की वोटिंग पहली बार पुरुषों से ज्यादा हुई है। चिरंजीवी योजना मुझे हर बूथ पे नजर आई, हर जिले में नजर आई। लोग उससे लाभान्वित, बताया उन्होंने कि हमारे पड़ोसी का बेटा था, एक माँ का बेटा था। ऐसे तमाम लोगों ने कहा कि हम इलाज नहीं करा पाते, हमें 20 लाख का इलाज था, हमें मिला। तो ये योजना जब जमीन पे दिखने लगे, लोग कहने लगे ये योजना, सस्ते सिलेंडर की योजना, या फिर मोदी जी का महिलाओं के प्रति आकर्षण जो बीजेपी कह रही है, महिलाओं की जो बहुत बड़ी संख्या में वोटिंग हुई है, वो वोटिंग क्या इशारा करती है? देखिए, महिलाओं की वोटिंग में दो ऐसे आईने हैं जिनमें हम लोगों को महिलाओं की वोटिंग देखनी पड़ेगी। एक आईना तो यह है कि स्त्री सुरक्षा का प्रश्न। राजस्थान में पिछले 5 साल में स्त्रियों के खिलाफ कुछ अपराध हुए हैं जो पहले राजस्थान में नहीं होते थे। राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ी हुई रही, इसमें कोई शक की बात नहीं। और गहलोत सरकार उस स्थिति को जितना उन्हें संभालना चाहिए था उतना संभालने में विफल रहे। तो ये जो भाजपा मुद्दा उठा रही है, ये मुद्दा गहलोत सरकार के खिलाफ जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने अपनी योजनाओं से, खासतौर से स्त्रियों को लाभ पहुंचाने वाली जो योजनाएं हैं, उसके जरिए उन्होंने इसकी भरपाई करने की भी बहुत कोशिश की है। और स्त्रियों की जुबान पर उन्हें मिलने वाले जो फायदे हैं, उन्हें मिलने वाली जो रियायतें हैं, वो स्त्रियों की जुबान पर है। अब सवाल ये है कि स्त्रियां वोट डालने क्यों गई होंगी? जो टीवी के संवाददाताओं ने लाइन में लगी हुई स्त्रियों से, लाइन में लगे हुए पुरुषों से जो बातें, जिस तरह बात की है, अगर उन बातों पे मैं जाऊं तो ज्यादातर बहुत से लोगों ने ये कहा कि विकास के लिए वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो जो विकास के लिए जब वोट देने की बात कही जाती है तो वो दरअसल सरकार के लिए पक्ष में वोट देने की मोटी समझ ये है। जो वोटर ये कहता है कि विकास के लिए वोट देने जा रहे हैं, वो मैं समझता हूं कि वो मानता है कि सरकार ठीक चल रही है। कुछ कमी बेशी है, लेकिन वो हर एक कोई सरकार 100% तो काम कर नहीं पाती, लेकिन वो ठीक कर रही है। और अशोक गहलोत ने ऐसा बज़ क्रिएट किया है पिछले 1.5 साल के अंदर, खासतौर से पिछले 8 से 10 महीनों के अंदर,
वैसा बस कोई भी आज तक नहीं क्रिएट कर पाया जो अशोक गहलोत ने किया है। तो वो बहुत असाधारण किस्म का उन्होंने चुनाव लड़ा है। देखिए, नरेश अरोड़ा से पिछले दिनों जब कर्नाटक चुनाव हुआ था, तो एक इंटरव्यू के अंदर कुछ जवाब सवाल हमने किए थे उनके साथ में, तो उन्होंने महंगाई राहत शिविर का जिक्र किया था। तो महंगाई राहत शिविर है, उस वक्त तक कर्नाटक चुनाव हो रहे थे, उनका कहना ये था कि 80 लाख लोग लाइन लगाकर महंगाई राहत कार्ड ले जा चुके हैं वहां से। यानी अब 80 लाख परिवारों में महंगाई राहत कार्ड पहुंच चुका था उस वक्त तक, जब कर्नाटक चुनाव हो रहा था उस वक्त हालत थी। तब से अब तक और भी वो चीज बढ़ी, और भी चीज वो बढ़ी होगी। तो अशोक गहलोत ने वोटरों में अपनी पैठ जितनी बढ़ाई है, वो अपने आप में एक बहुत असाधारण बात है। कोई जरूरी नहीं कि सारा का सारा उनके वोट में ही, अगर सारे के सारे लोगों ने वोट मिल जाएंगे तो फिर उनके अलावा किसी को वोट मिलेगा ही नहीं। वो तो मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे अगर सारे के सारे वोट उन्हें मिल गए। लेकिन उन्हें वोट मिलेगा, जीतते हैं हारते हैं क्या होती है ये अलग बात है, जो 3 तारीख को तय होगा, लेकिन उनको वोट खासा मिलने वाला है। अबे जी, एक चीज और है कि वहां पे ये कहा जाता है कि 20 साल 25 साल से 5 साल इनकी सरकार, 5 साल उनकी सरकार। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना था कि जब सरकार का टाइम पूरा होता है और उनकी आने वाली होती है, तो 1 महीने पहले से चर्चा होने लगती है, गली चौबारों पे, अब तो ये जा ही रहे हैं, अब तो वो आ ही रहे हैं, अब तो जा रहे आ रहे हैं। लेकिन पहली बार ये चर्चा कहीं होती नजर नहीं है कि ये नहीं जा ही नहीं रहे नहीं, हैं। नहीं। देखिए, मैं तो 1.5-2 महीने पहले बीकानेर गया था एक व्याख्यान देने के लिए, फिर जोधपुर गया एक व्याख्यान देने के लिए, पत्रकारों से भी मिला, उनके साथ बैठक हुई पत्रकारों के साथ में, और वहां के तमाम बुद्धिजीवियों से बातचीत हुई। तो सब लोग ये कह रहे थे कि ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो उन्हें लग रहा था कि ऐसे कुछ लोग कह रहे थे अगर जाट वोट दे दें तो फिर गहलोत को कोई जीतने से रोक नहीं सकता। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो इस तरह तरह की बातें थी। लेकिन ये मैंने एक व्यक्ति के मुंह से नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी के जीतने की गारंटी, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। वो कारण ये था कि लोग ये मानते थे कि अगर नरेंद्र मोदी का आला कमान वसुंधरा राजे को अपना नेता घोषित कर दे, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन वसुंधरा राजे को उन्होंने नेता घोषित किया नहीं आखिर तक। केवल मुस्कुराने से या खामोश किस्म की इशारेबाजी करने से कोई नेता घोषित नहीं होता। आज हमारे 4 PM राजस्थान के जो स्थानीय संपादक है, उन्होंने एक खबर भेजी है अभय जी, कि विधायकों के संभावित जीत के विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। ये संकेत है हाई कमान को, दोनों हाई कमान को, कि अगर जरा सा भी नेतृत्व परिवर्तन करने की सोची गई, दिया कुमारी या किसी शेखावत या किसी का नाम बढ़ाया गया, तो वसुंधरा भी बगावत कर सकती है। क्या ये भी संभावना ऑपरेशन लोटस चुनाव के बाद दिख सकता है राजस्थान में? नहीं, पहले ऑपरेशन लोटस तो पार्टी के अंदर चलेगा। ऑपरेशन लोटस तो बाहर बाद में चलेगा। यहाँ तो बहुत दोनों जगह स्थिति ऐसी है। देखिए, जब गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया गया केंद्र में, तो और ये मैसेज दिया गया राजस्थान को कि इनको ही अब ये राजस्थान के भी प्रभारी होंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति होगी। तो वसुंधरा राजे ने एक मैसेज भिजवाया, वो ये था कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी और नई पार्टी बना लूंगी, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू कर दी। तब फिर केंद्रीय आला कमान को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा। फिर उसके बाद तो देखिए शेखावत के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले सामने आ गए। कैसे सामने आ गए होंगे मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। हाँ, हाई कोर्ट से स्टे मिला कि अभी पूछताछ, वरना तो हाई कोर्ट उनको वारंट आला कमान जिस व्यक्ति को नेता बनाना चाहता था कि वो पूरी की पूरी योजना भरबंड हो गई। हाँ, बिल्कुल फंस गया मामला वहां पे। अबे जी, फंस गया मामला। तो एक चीज और, इस चुनाव को कम्युनल बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई। मोदी जी ने, योगी जी ने अपने भाषण दिए, कन्हैया लाल दर्जी, हर जगह चर्चा हुई। मंत्री ने ऐसे कार्टून बना के ट्वीट किया कि शायद चुनाव आयोग में थोड़ी बुद्धि बची होती तो तत्काल उनका निर्वाचन ही निरस्त कर देते, कि एक मुस्लिम युवक हाथ में चाकू ले हुआ है, टेलर के गर्दन पर रखा हुआ। इस तरह के मिनिस्टर, वहां के नेताओं ने ट्वीट जारी किए। लेकिन आपको लगता है ये कार्ड चल पाया? क्योंकि जिस जगह कन्हैया लाल रहते थे उदयपुर में, वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। 64% वोट पड़े हैं जहाँ कन्हैया लाल का घर है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कन्हैया लाल है। तो वहां पे मैं तो ये मानता हूँ कि भाजपा जब भी चुनावी मुहिम के आखिरी दौर में सांप्रदायिक कार्ड खेलती है, तो वो इस बात का पहला संकेत होता है कि भाजपा को डर है कि हम चुनाव हार रहे हैं। देखिए, जब 2015 में बिहार में अमित शाह ने ये कहा था कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, तब भी वो चुनावी मुहिम का आखिरी दौर था। नतीजा क्या हुआ? भाजपा वहां चुनाव हार गई।
दिल्ली में शाहीन बाग वाले मसले पे भी इसी तरीके से मुहिम चलाई गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई। कर्नाटक में बजरंग बली का कार्ड खुद प्रधानमंत्री ने खेला, जिंदाबाद बजरंग बली की जय के नारे लगाए उन्होंने मंच से, लेकिन भाजपा वहां चुनाव हार गई। तो जब भी भाजपा ऐसा करने की कोशिश करती है, इसका मतलब है कि उसके मन में कहीं ना कहीं डर आ गया है कि शायद हम दूसरे तरीकों से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अपना आखिरी कार्ड भी हम खेल लें। तो कन्हैया लाल का कार्ड खेला गया है और भाजपा समर्थक जो बहुत से समीक्षक हैं, जो टीवी पर निष्पक्ष पत्रकार के रूप में पेश होते हैं, वो सब कह रहे हैं कि कन्हैया लाल का बड़ा जोर है, मामला अंदर एक अंडर करंट है। सब दिलचस्प बात यह है कि है हर चीज अंडर करंट, चाहे सांप्रदायिक मुद्दा हो वो भी अंडर करंट है, चाहे लाभार्थी वाला मुद्दा हो वो भी अंडर करंट है, चाहे एंटी इनकम्बेंसी वाला मुद्दा हो वो भी अंडर करंट है, सब चीज अंडर ही करंट है। तो राजस्थान के चुनाव का पहला नाम अंडर करंट है। अंडर करंट है। एक चीज आखिर में अभय जी एक दो चीज और पूछना चाहूंगा आपसे। ये जो चुनाव फंसा हुआ है, ये चुनाव जो लोग कह रहे हैं कहीं भी जा सकता है, कांटे की लड़ाई है, इसका मतलब जो राजस्थान में लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप हुआ था, उस पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा 4-5 महीने बाद? मैं तो ये मानता हूं कि 2019 का दोहराव नहीं होने वाला। ये बिल्कुल गलतफहमी है। जो लोग भाजपा वाले इस मुगालते में रहना चाहें तो रहें। 2019 के मुकाबले 2024 की परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई परिस्थिति है। देखिए 3 दिसंबर के बाद में कांग्रेस फिर से सक्रिय होगी, इंडिया गठबंधन को फिर झाड़ पहुंच के खड़ा किया जाएगा। फिर से सब लोग, अब अखिलेश ने इस तरह की भाषा बोलनी ही शुरू कर दी है कि वो वैसी भाषा नहीं बोल रहे हैं जो बीच में हो गया था। तो वो सब चीजें बदल जाएंगी और लोग विधानसभा के अंदर आप देखिएगा, विधानसभा चुनाव की याद भी लोगों को नहीं आएगी। सिर्फ लोकसभा चुनाव का ही सीन सामने होगा, उसी के लिए सारी पेशबंदी होगी, उसी के लिए सारी एकता होगी। और अगर ये नहीं करेंगे, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में ऐसा नहीं किया गया, तो इनको फिर से मोदी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ेगी। इन्हें करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है और शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी विस्तार के साथ हमसे इस राजनीति को समझाया। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तो ये थे अभय दुबे जी और हम लोग बात कर रहे थे कि राजस्थान की राजनीति में क्या नया रंग आ सकता है। मुझे यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। 4 PM को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका प्यार बहुत बहुमूल्य है, इसे बनाए रखिएगा। शुक्रिया।